स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। तो एक सवाल कर लेते हैं। फॉर वॉट वैल्यू ऑफ m डज एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस 5x प्लस 2m इज़ लेस देन 0 फॉर एटलीस्ट 1x इन 5 से 7। ठीक है, तो इसने बोला है कि x जब 5 से 7 के बीच में लाया करता है तो कम से कम एक बार इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, मतलब 0 या 0 से कम होना पड़ेगा। तो पॉसिबल ग्राफ्स क्या हैं, देखो एक ग्राफ तो ऐसा पॉसिबल है, 5 और 7 यहाँ है। एक ग्राफ ऐसा पॉसिबल है, ये देखो ऐसा। इसमें देखो यहाँ पे जो x हैं उनके लिए ये नेगेटिव हो रहा है ना, देखो। तो ये ग्राफ पॉसिबल है। तो इस ग्राफ का कंडीशन बना दो। अब इस ग्राफ का कंडीशन क्या है, f5 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, f7 ग्रेटर देन 0 है, और जो वर्टेक्स है वो लाया करता है कि इसमें 5 से 7 में, है ना। तो पहली कंडीशन लगाओ, f ऑफ 5 इज ग्रेटर देन 0, और f ऑफ x इसको बोला है मैंने, यहाँ लिख देता हूँ मैं। f(x) ये है एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस 5 एक्स प्लस 2m। तो f ऑफ 5 क्या होगा, 25 माइनस 25, हाँ, 0 माइनस 3m ग्रेटर देन 0, ये आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास m लेस देन 0 हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन जब आप लगाएंगे f ऑफ 7 इज़ लेस देन 0, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 49 माइनस 35, 14, ठीक है, माइनस 5m इज दिस। तो m आपके पास आ जाएगा 14/5 से कम। ठीक है, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है, ये जो वर्टेक्स है इसका वर्टेक्स कितना है, m प्लस 5/2। ये जो है 7 से 5 के बीच में लाया करना चाहिए, है ना। तो ये आपके पास यहाँ से आ जाएगा, m आपके पास 5 से 9 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो चौथा कंडीशन क्या है, d मस्ट बी ग्रेटर देन 0, है ना। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो कर दो। हालांकि मुझे यहीं पे रोक देना चाहिए, क्योंकि देखो इनका जब तुम इंटरसेक्शन लोगे ना तो फाई आएगा, m का कुछ वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है, m नेगेटिव है, इसमें क्या बोल रहा है, m 5 से 9 के बीच में। लेकिन फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ। m प्लस 5 का होल स्क्वायर, d जो है m प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 8m शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपके पास आ जाएगा m स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2m आ जाएगा प्लस 25। ठीक है, अब इसके लिए आपके पास m बिलोंग टू रियल आ जाएगा, क्योंकि ये हर m के लिए ट्रू है, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है ना। तो इसका और इसका, ये चारों कंडीशन का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो m बिलोंग टू 5 आएगा, है ना, कोई m का वैल्यू नहीं आएगा। तो ये केस तो रिजेक्ट हो गया, इस केस से हमारे पास कोई आंसर नहीं आया। ठीक है, अब दूसरा केस देखते हैं, नोट करो इतना। अच्छा, दूसरा जो केस है ऐसा भी तो हो सकता है ना, 5 और 7 यहाँ लाया कर जाए। इसमें भी देखो बहुत सारे x के लिए 5 से 7 के बीच में जो x है सबके लिए नेगेटिव आउटपुट दे रहा है ना। तो इसका कंडीशन लगा दो। ठीक है, f(x) अगर ये है तो इसका क्या कंडीशन होता है, एक तो f5 लेस देन 0 और एक f ऑफ 7 लेस देन 0, है ना। f ऑफ 5 लेस देन 0 करो तो 25 माइनस 3m हो जाएगा, है ना, माइनस 3m
लेस देन ज़ीरो, तो यहाँ से आपके पास m आ जाएगा ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, f(7) जब आप करेंगे तो 14 - 5m है ना, शुड बी लेस देन ज़ीरो। तो m आपके पास आ जाएगा 14/5 से बड़ा, है ना। तो जब आप इनका वो इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा m ग्रेटर देन 14/5। ठीक है, अच्छा, तो आपके पास ये आ गया m ग्रेटर देन 14/5। एक और केस भी बन सकता है, 5 7 यहाँ है, ग्राफ ऐसा अगर बन जाए, ऐसा या ऐसा बन जाए, 5 7 इधर है, 7 5 ऐसा। देखो इस केस में भी तो देखो 5 के बाद जो x आ रहा है उनके लिए नेगेटिव आउटपुट है, और इसमें भी देखो 5 से 7 के बीच में जो x है उनके लिए नेगेटिव आउटपुट है। तो इसका कंडीशन अब लगाना चालू कर दो। इसका कंडीशन क्या होता है, f(5) × f(7) मस्ट बी नेगेटिव, है ना। तो अब करो 25 - 3m, f(7) निकालोगे तो कितना आएगा, 14 - 5m। ठीक लिखा है ना, 49 - 35, ठीक है। तो आ जाएगा m × 5m - 14, ऐसा आ जाएगा। तो m आपके पास कितना आ जाएगा, 0 से 14/5, है ना। लेकिन ध्यान रहे इसमें आपको चेक भी करना पड़ता है 5 और 7 पे, है ना। ऐसा ग्राफ भी तो बन सकता है, ये देखो 5 यहाँ आ जाए, 7 यहाँ आ जाए, है ना। या ऐसा ग्राफ 7 यहाँ आ जाए, 5 यहाँ आ जाए, मतलब 5 रूट है इस केस में और इस केस में 7 है। तो आपको उसके लिए पॉइंट्स के लिए चेक करना पड़ेगा। तो हम चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए यहाँ पे लेट 5 बी द रूट ऑफ f(x)। अगर 5 रूट है f(x) का तो f(5) 0 होगा। तो f(5) 0 करोगे तो आपके पास आएगा -3m = 0। तो m आपके पास 0 आ जाएगा, और m अगर 0 आया तो फंक्शन आपका क्या बन जाएगा, x² - 5x बन जाएगा ये फंक्शन, ये बन जाएगा। तो ग्राफ f(x) का कैसा बनेगा, एक तो 5 और एक यहाँ पे 0, ग्राफ आपका ऐसा बन जाएगा, है ना। हाँ, तो f(x) का अब ऐसा ग्राफ अगर बनेगा तो आप देखिए 5 से 7 के बीच में तो ये नेगेटिव कभी हुआ ही नहीं ना, तो ये केस रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा केस, लेट 7 बी द रूट। 7 अगर रूट हो जाएगा तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगा, 14 और ये, तो m आपके पास कितना आ जाएगा, उसमें 14/5 आ जाएगा। और 14/5 अगर m आ गया तो f(x) क्या बनेगा, f(x) बनेगा x² - 14/5 ना, तो 25 + 14 39, और ये 28/5। ठीक है, ये आपके पास f(x) बन जाएगा। अब इसको आप लिख सकते हैं, इसका एक रूट तो 7 है ना, तो x - 7 और x - 4/5 ऐसे फैक्टराइज हो जाएगा। फैक्टराइज मैंने कैसे किया, एक रूट पता था 7, तो दूसरा रूट मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकाला। ठीक है, तो इस केस में f(x) का ग्राफ कैसा बनेगा, 4/5 कहीं यहाँ रहा होगा, 5 यहाँ पे और 7 यहाँ पे, तो 4/5 और 7 रूट है, तो ग्राफ ऐसा बना होगा। ठीक है, अब देखो इसके ये ग्राफ तो चल जाएगा ना, क्योंकि 5 से 7 के बीच में जितने x है सबके लिए नेगेटिव है ना। तो 14/5 m = 14/5 एक्सेप्ट हो जाएगा, है ना। तो
आपके पास आया क्या था, 0 से 14/5, लेकिन यहाँ पे अब क्लोज लगा देंगे हम, ठीक है। ये एक केस में से आया था ये सॉल्यूशन, और ये दूसरे केस में से आया था। दोनों ग्राफ चलेंगे तो हम फाइनल आंसर के लिए यूनियन लेना पड़ेगा। आप जब यूनियन लेंगे इसका यूनियन और इसका, तो यूनियन लेंगे तो साफ ही दिख रहा है क्या आएगा, m बिलोंग टू 0 से इन्फिनिटी। तो ये आपका आंसर है, ठीक है, नोट कर लो। अच्छा, इस सवाल को अब हम लोग ग्राफ से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो, इसको पहले रीअरेंज कर लो, x² - 5x, ठीक है, और पैरामीटर वाले फंक्शन को मैं वहाँ ले जाता हूँ, m × x - 2, ठीक है। अब देखो, अब LHS का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ज़ीरो का यहाँ होगा, 5 का यहाँ होगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये आपका LHS का ग्राफ आ गया, x² - 5x, ठीक है। ठीक है, ये लाइन है x = 5, x = 5। ये लाइन एक और मैं खींच देता हूँ, x = 7, है ना, ये 7। अब एक सवाल के हिसाब से जब x 5 से 7 के बीच में लाई कर रहा है, अच्छा इसका भी हम ग्राफ खींच देते हैं ना, यहाँ पे कहीं 2 रहा होगा, और जो भी वेरिएबल लाइन है वो पास कर रहा होगा ऐसा। मैंने वेरिएबल लाइन खींच दी, RHS। अब देखो, क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया कि 5 से जब x जो है 5 से 7 के बीच में है, जो लाइन है वो इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के, ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, लाइन जो है क्वाड्रेटिक फंक्शन के ऊपर रहना चाहिए या इक्वल रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर तुम इसका ग्राफ ऐसा बना दो तो ये ग्राफ वैलिड है ना, क्योंकि देखो लाइन जो है फॉर सम x, ये यहाँ पे जो x लाई कर रहे हैं 5 के बाद आए ना, तो 5 के बाद जो x आए उनके लिए तो ये ग्राफ ऊपर है ना क्वाड्रेटिक फंक्शन से, ठीक है। तो अब तुमको सोचना है कि तुम m को कैसे कैसे वेरी कराओगे। तो एक काम करो, देखो m = 0, क्या m = 0 वैलिड ग्राफ है? वैलिड ग्राफ नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो, अगर m 0 हुआ तो जो RHS का ग्राफ है वो पूरा एक्सिस ही होगा, मतलब पूरा लेट जाएगा तो एक्सिस ही होगा। और एक्सिस अगर हो गया तो देखो 5 से 7 के बीच में क्या ऐसा एक भी x है जिसके लिए ये जो लाइन का इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन के ऊपर हो? नहीं है वैसा। लेकिन तुम जैसे ही थोड़ा सा इसको एंटी क्लॉकवाइज टिल्ट कर दोगे, थोड़ा सा भी अगर कर दोगे, तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा। और फिर कुछ x ऐसे एग्जिस्ट करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ x यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, जिनके लिए लाइन का इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन के ऊपर है, लाइन का जो ग्राफ है वो क्वाड्रेटिक के ग्राफ से ऊपर है, ठीक है। तो तुम इसको टिल्ट करते जाओ, ये भी चलेगा, है ना, ये भी चलेगा। कब तक चलेगा? जब तक लाइन पूरा परपेंडिकुलर ना हो जाए, है ना। और जैसे ही परपेंडिकुलर से थोड़ा सा अगर तुम टिल्ट कर दिया ना और एंटी क्लॉकवाइज, तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ऐसा अगर ग्राफ हो गया लाइन का, तो 5 से 7 के बीच में लाइन का ग्राफ नीचे आ जाएगा क्वाड्रेटिक फंक्शन से। तो तुमको विजुअलाइजेशन से भी समझ आ जाना चाहिए कि m जो है वो लाई करेगा 0 से कहाँ तक? 0 जब लेटा हुआ था, इन्फिनिटी, जब तक वो परपेंडिकुलर ना हो गया, ठीक है।
तो आपका आंसर ये हो जाएगा। तो ग्राफ से इतना इजीली हो जाता है। ठीक है, नोट कर लो इसको। स्टार्ट करते हैं एक प्रॉब्लम। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 3a प्लस ए इज इक्वल टू 0 आर। है ना, पहला बिट है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो इसमें केस 1 कैसे कैसे ग्राफ बन सकते हैं। एक ग्राफ तो ऐसा बन सकता है कि 2 यहाँ हो जाए, इसमें दोनों रूट 2 से बड़े हो जाएंगे। केस 2 क्या बन सकता है, ऐसा बन सकता है कि एक रूट 2 से बड़ा आ गया। ठीक है, यही केस बनेगा, है ना। ठीक है, तो शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, एफ एक्स यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 3x प्लस ए। ठीक है, तो केस 1 ये है ना, तो पहला कंडीशन f ऑफ 2 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे f ऑफ 2 रखो, तो 10 माइनस ए इज ग्रेटर देन 0, है ना, ये आ जाएगा। तो a लेस देन 10 आ जाएगा। दूसरा कंडीशन जो है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, तो a माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4a मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये, है ना, 6 10। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 9 से इन्फिनिटी। तीसरा कंडीशन लगाओ, ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है, ये दो के राइट हैंड साइड होना चाहिए। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब इसका और इसका वो ले लो, क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन ले लो। तो इंटरसेक्शन लोगे तो कितना आएगा, ये बोल रहा है 7 से बड़ा, ये बोल रहा है 10 से छोटा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा 7 से 10, और इससे जब इंटरसेक्शन लोगे तो आपके पास आएगा फाइनली 9 से 10। ठीक है, तो केस 1 से तो हमारे पास ये आ गया रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट 1। केस 2 क्या है, 2 बीच में आ जाए इसका, तो ये होता है, तो करोगे तो 10 माइनस ए लेस देन 0 आ जाएगा, तो ए ग्रेटर देन 10 आ जाएगा आपके पास, है ना। तो ये भी हो गया रिजल्ट 2। अच्छा, a इक्वल टू 10 के लिए ना, मतलब मेरे कहने का मतलब है ऐसा भी तो ग्राफ बन सकता है ना कि 2 यहाँ लाए कर जाए, है ना। तो उस केस में क्या है कि तुम चेक कर लो कि अगर 2 रूट, ऐसा ग्राफ भी तो पॉसिबल है जिसमें 2 इसका रूट होगा और एक रूट 2 से बड़ा हो गया। अगर चेक कर लो कि अगर रूट 2 है, एक रूट 2 है, तो कैसा ग्राफ बनेगा। तो अगर 2 इसका रूट होगा तो 10 माइनस ए 0 होगा, तो a उस केस में 10 आएगा, तो a 10 आएगा, तो एफ एक्स क्या बन जाएगा आपके पास, एफ एक्स बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। तो आपके पास ऐसा बन जाएगा ना, x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2। अब इसका ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है यहाँ पे 5, तो इसमें हो गया ना एक रूट 2 से बड़ा आ गया, तो a इज इक्वल टू 10 एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इक्वालिटी लगा दीजिए रिजल्ट 2 में। ठीक है, अब यूनियन ले लो पहले रिजल्ट का और दूसरे रिजल्ट का, क्योंकि दोनों केस पॉसिबल है ना, तो यूनियन लेंगे। तो 9 से 10 ओपन, यूनियन 10 से बड़ा, तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, a बिलोंग टू 9 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये पहले बिट का आंसर हो गया, नोट कर लो इतना। अच्छा, दूसरा भी हमने यहीं पे सॉल्व कर लिया, बोथ आर ग्रेटर देन 2, ये देखो केस 1 ही है, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा ये 9 से 10। ठीक है, तीसरे पे आ जाते हैं, बोथ आर लेस देन 3, मतलब
ऐसा कुछ बनेगा। तो इसमें भी पहला कंडीशन f(3) इज़ पॉजिटिव लगाओ, f(3) पॉजिटिव करोगे तो 18 माइनस 2a इज़ ग्रेटर देन 0, तो a लेस देन 9 आ जाएगा। दूसरा कंडीशन d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, तो a माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4a इज दिस, तो ये आपके पास आ जाएगा, पहले भी निकाला था ये। तो a बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 9 से इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। और तीसरा कि जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 3 के लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए, तो a लेस देन 9 आ जाएगा, है ना। तो जब आप इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो ये तो सेम चीज़ है, ये दोनों तो सेम चीज़ लिखी है ना। और इसके साथ इंटरसेक्शन लोगे तो आपके पास आ जाएगा a बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से 1, तो इसका आंसर आपका हो गया a बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से 1, ठीक है। नोट करो इतना। चौथे पे आते हैं, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ लेस देन 3। तो एक ग्राफ तो ये पॉसिबल है और एक ग्राफ ये पॉसिबल है ना। तो ये कौन सा केस है, जब बोथ आर लेस देन 3, तो उसका तो हमने निकाल ही दिया है माइनस इन्फिनिटी से 1, ठीक है। तो हमें इसका चेक करना है, ठीक है, और साथ में यूनियन कर देंगे थर्ड वाले पार्ट, जो थर्ड वाला पार्ट है वो बोथ आर लेस देन 3 है, वो इसमें कवर होगा, तो हम इसका निकाल लेते हैं, यूनियन कर देंगे उसके साथ। तो ये जो है इसमें f(3) नेगेटिव कर दो, तो 18 माइनस 2a नेगेटिव होना चाहिए, तो a 9 से बड़ा, इसका यूनियन कर दो इसके साथ, तो फोर्थ का जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, यूनियन 9 से इन्फिनिटी, ठीक है। लेकिन अभी आपको वहाँ भी चेक करना पड़ेगा, ग्राफ ऐसा भी तो बन सकता है 3 एक रूट आ जाए और एक कुछ रूट आ जाए जो 3 से कम है, तो कंसिडर करो कि 3 इसका रूट है, 3 इसका अगर रूट हुआ तो a आपके पास 9 आ जाएगा, ठीक है। 9 आ गया तो फंक्शन आपका ये बन जाएगा प्लस ये 9, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो अब क्या दोनों रूट तो 3,3 है, क्या दोनों रूट 3 से कम है? नहीं है, तो मतलब a इज इक्वल टू 9 रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। तो फाइनल आंसर आपके पास यही आ जाएगा। इसको नोट कर लो, फिर ग्राफ से करते हैं इसको, ग्राफ से करते हैं इस सवाल को, ठीक है। तो पहले तो अलग कर लो फंक्शन को, क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है उसको अलग कर लो, और जो लीनियर पैरामीटर वाला फंक्शन है उसको अलग कर लो, ठीक है। अच्छा, अब LHS का ग्राफ बना दो। हाँ, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले LHS का ग्राफ बनाया, ये जो पैराबोला बना है, ठीक है। और RHS का ग्राफ ये रेड लाइन से बनाया। देखो, RHS का ग्राफ वेरिएबल होगा जो 1,0 से हमेशा पास करेगा, ठीक है। और ये टेंजेंट है, ठीक है। मैंने टेंजेंट क्यों बनाया, क्योंकि तुम देखो, तुमने ये टेंजेंट बना दी है, 2 टेंजेंट बना दी है, ठीक है। अब वेरिएबल लाइन तो कैसा भी हो सकता है ना, तुम खुद सोच के बताओ पैराबोला को कब कब काटेगा ये लाइन, जब वो इस रीजन में होगा, है ना। ये जो रीजन है, ये जो लाइन है, और ये लाइन जो एंगल बना रहा है ऑब्ट्यूस एंगल, इसके बीच से जब लाइन गुजरेगा तब तक पैराबोला को कट करेगा, है ना। और अगर इस रीजन में चला गया, ये जो एंगल है यहाँ ऐसा लाइन कुछ चला गया ऐसा, तब तो कभी नहीं काट पाएगा लाइन उस पैराबोला को, तो उस केस में कोई रूट नहीं आएगा। तो टेंजेंट मैंने इसलिए ड्रॉ किया है, उससे आइडिया रहे कि आप कौन कौन सी ए की, मतलब स्लोप का कौन कौन सा वैल्यू आप ले सकते हैं सच दैट रूट आए, ठीक है। तो
सबसे पहले तो मैंने क्या किया ना, ये टेंजेंट बनाया। अब जो टेंजेंट है वो लिमिटिंग केस है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि फॉर लाइन टू बी टेंजेंट टू द पैराबोला मैं ए का वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने मान लिया a इंटू एक्स माइनस वन जो है, ये जो लाइन है, दिस इज टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो टेंजेंट है, तो मैंने इन दोनों को सॉल्व किया। ठीक है, तो सॉल्व किया तो इक्वेट करते हैं, है ना। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, प्लस ए, ये बनेगा, है ना। अब देखो, अगर लाइन टेंजेंट है तो पैराबोला को एक ही जगह कट करेगा, एक ही जगह कट करेगा, मतलब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो x का एक ही वैल्यू आएगा। एक वैल्यू कब आता है x का, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दो, ये आ जाएगा, है ना। तो आपके पास ये आ गया, तो a का वैल्यू आपके पास 9 और 1 आ गया। a की इन वैल्यूज पे जो लाइन है ना वो टेंजेंट होगा। ठीक है, तो साफ दिख रहा है तुमको कि ये जो लाइन है इसके लिए a1 है ना। तो ये x माइनस 1 ये लाइन है, और ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, ये जो लाइन है। अच्छा, इतना समझ आ गया। अब तुम देखो, जो ये टेंजेंट है ये कट कौन से पॉइंट पे कर रहा है तुम्हारे पैराबोला को, है ना। तो तुम देख लो इसको, इसका स्लोप 9 है ना। तो अगर तुम सॉल्व करोगे तो इस लाइन को पैराबोला के साथ सॉल्व करो। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इस लाइन को। तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो x आपके पास 3 आ गया, मतलब x इज इक्वल टू 3 पे कट किया है लाइन, मतलब टच किया है लाइन पैराबोला को। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 3 पे आउटपुट कितना है इसका, 18। ठीक है, तो ये जो टेंजेंट लाइन है ये 3,18 और 1,0 से पास कर रहा है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अच्छा, अब तुम इसको ना, इस लाइन को जैसे जैसे टिल्ट करोगे ना, रूट्स आना चालू हो जाएंगे। रूट तो अभी भी आ रहा है, लेकिन वो रिपीटेड रूट है। रूट तब आना चालू होंगे जब तुम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे। और पहला सवाल क्या था कि ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। देखो 2 तो यहाँ पे है, ठीक है, 2 यहाँ पे है। एक लाइन में ऐसा भी खींच देता हूँ, ऐसा, यहाँ से आ रहा है लाइन ऐसा, ये। ठीक है, अब तुम खुद सोचो, जब जब तुम ये जो रेड लाइन है इसको जैसे जैसे तुम टिल्ट करते जाओगे, कहाँ तक टिल्ट कर सकते हो सच दैट तुम्हारे जो रूट है वो ग्रेटर देन 2 आए, एटलीस्ट 1। इसका ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं शुरू से समझाता हूँ। ये टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट आ गया आपके पास, है ना, और इसका स्लोप आपको पता है 9 है। अब आपको इसको धीरे धीरे टिल्ट कराना है। टिल्ट कराओगे तो रूट आएगा। ठीक है, तो अभी स्लोप 9 है। जैसे जैसे तुम टिल्ट करा रहे हो, जब यहाँ पहुँच गए, ऐसा लाइन खींच दोगे अगर, ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं है ये, थोड़ा सा ऑब्ट्यूस एंगल ये बना रहा है। तो जैसे जैसे तुम टिल्ट करोगे, एक रूट तो 2 से छोटा आ जाएगा, लेकिन तुम दूसरा रूट देखो हमेशा 2 से बड़ा आएगा। तो ऐसा तुम कब तक कर सकते हो, ये लाइन के लिए a 9 है, ऐसा तब तक कर सकते हो जब तक पूरा लाइन परपेंडिकुलर ना हो जाए, है ना। क्योंकि परपेंडिकुलर होने के बाद जब थोड़ा सा और टिल्ट कर दोगे ना, तो फिर एक रूट 2 से छोटा आ जाएगा, दूसरा रूट भी कहीं नेगेटिव में जाके 2 से छोटा आ जाएगा।
तो अगर तुमको एटलीस्ट एक रूट 2 से बड़ा चाहिए ना, तो तुमको टिल्ट करना होगा 9 से लेके इन्फिनिटी तक। ए का वैल्यू 9 से इन्फिनिटी तक आपको वेरी कराना पड़ेगा। तो आपका आंसर ग्राफ से देख के ही आप बता सकते हैं 9 से इन्फिनिटी वही आया था। ठीक है, अब बोथ आर ग्रेटर देन 2, बोथ ग्रेटर देन 2 कब होगा? देखो बोथ ग्रेटर देन 2 कब होगा, देखो ये लाइन मैं खींच रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये लाइन मैंने खींच दिया। ठीक है, ये लाइन जा रहा है। अब तुम खुद सोचो, इस लाइन को जब तुम टिल्ट करोगे तो एक रूट 2 से बड़ा आएगा, दूसरा रूट भी 2 से बड़ा आएगा। लेकिन जैसे ही तुम ये जो लाइन है जो मैंने अभी बनाया, इस लाइन को अगर तुम जैसे ही क्रॉस कर दोगे, क्रॉस करने का मतलब ये ऐसा लाइन अगर बना दोगे, अगर तुम जो ये लाइन है ना, इसको अगर जैसे ही तुम क्रॉस कर दिए, वैसे ही तुम्हारा एक रूट 2 से छोटा आने लग जाएगा। ठीक है, तो तुमको कहाँ से कहाँ तक बस इतना एंगल ही घुमा सकते हो तुम, इतना जो बन रहा है। तो इसके लिए तो ए का वैल्यू 9 था, इस लाइन के लिए कितना है ए का वैल्यू? चेक कर लो, ये पॉइंट कितना है 2 पे, इसका आउटपुट कितना आ रहा है 10 आ रहा है ना, तो ये 2,10 है वैल्यू पॉइंट। ये इसके लिए स्लोप कितना है 10 - 0/2 - 1, तो इसके लिए ए का वैल्यू 10 आएगा और इसके लिए 9 आएगा। तुम इनके बीच में ही वेरी करा सकते हो ए को। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि ए कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? क्लोज 9 से 10 ओपन तक। ठीक है, वही आंसर आया आपका। ठीक है, बोथ लेस देन 3, बोथ लेस देन 3 कब आएगा? जब तुम देखो बोथ लेस देन 3 तब आएगा जब देखो 9 से टिल्ट करना चालू किए, जब तक तुम परपेंडिकुलर ना कर लो तब तक देखो यहाँ पे स्लोप का वैल्यू 9 है, तुम इसको टिल्ट कर रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, करते जा रहे हो। ठीक है, तो तुम खुद सोचो थोड़ा, जैसे जैसे तुम अगर टिल्ट करोगे एक रूट हमेशा 3 से बड़ा आएगा, हमेशा, जब तक तुम परपेंडिकुलर ना कर लो। और एक बार तुम परपेंडिकुलर कर लिए, उसके बाद जरा सा टिल्ट करोगे ना, तो दोनों रूट 3 से छोटे आएंगे, है ना। और ऐसा तुम कब तक कर सकते हो टिल्ट? जब तक परपेंडिकुलर ना हो जाए। परपेंडिकुलर ये हो गया, उसके बाद पूरा ये एंगल तुम नाप सकते हो। तो इस केस में आपके पास क्या आ जाएगा? रेंज -∞ से ये इस स्लोप का क्या वैल्यू है? 1 है ना, 1। तो ये आपका तीसरा आंसर होना चाहिए। हाँ, वही है आंसर। ठीक है, और एटलीस्ट वन ऑफ देम इज लेस देन 3, ये खुद से सोचना। ठीक है, यही आएगा ग्राफ से भी। ठीक है, करके देखना खुद। ठीक है, इतना नोट करो। अगले कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। ठीक है, ये अलग टाइप है थोड़ा। ठीक है, सिमेट्रिक इक्वेशन बोला जाता है इनको। ठीक है, सिमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है मैं बताता हूँ। तो पहला सवाल जैसा है ना, fx क्या दे रखा है? x का पावर 4 प्लस kx³ प्लस x² प्लस kx+1। ठीक है, अगर 4 डिग्री का पॉलिनोमियल दे रखा है तो सिमेट्रिक, मतलब ये सिमेट्रिक इक्वेशन है। कैसे? देखो, सिमेट्रिक इक्वेशन ऐसे, जो पहला टर्म है उसका कोफिशिएंट और जो लास्ट टर्म है उसका कोफिशिएंट सेम है 1। पहला फिर दूसरे टर्म का और लास्ट से दूसरे टर्म का कोफिशिएंट सेम है k, और बीच में तो कुछ भी हो सकता है। तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने का टेक्निक है कि 4 डिग्री का दिया हो तो आप हमेशा इसको x² से डिवाइड कर दीजिए। तो x² से डिवाइड कर लेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब फर्स्ट और लास्ट को क्लब करो। ठीक है, x² + 1/x² को, इसको और इसको क्लब करो, x + 1/x + 1। ठीक है,
अब आप लिख सकते हैं, ठीक है, fx बाय एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको तुम लिख सकते हो x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस के x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस के x प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1, ठीक है। तो इतना आ गया, ठीक है। अब देखो, अब x प्लस 1 बाय एक्स को ना मैं t पुट कर देता हूँ, ठीक है। और अभी तो तुमने इसका ग्राफ नहीं पढ़ा होगा, लेकिन x प्लस 1 बाय एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा जाता है इसका ग्राफ, ठीक है, ऐसा होता है। जो 1 है ना, x इज इक्वल टू 1 पे इसका लोकल मिनिमम आता है वैल्यू, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू आता है -1 पे, ठीक है, ये होता है। और वैल्यू कितना आता है, इस केस में 2 आता है और इस केस में -2 आता है, ठीक है। ये इसका ग्राफ होता है। मैंने क्यों बताया ग्राफ, इसलिए बताया कि देखो सवाल में क्या दिया था, fx हैज 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रूट्स, मतलब इसके दो, देखो क्योंकि 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो 4 रूट रहे होंगे। क्वेश्चन के हिसाब से 2 रूट चाहिए जो पॉजिटिव हो। तो देखो ये तो हमने टी में एक क्वाड्रेटिक बना ली ना। अब टी में क्वाड्रेटिक तो है ये, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। टी में क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 रूट आएंगे, है ना। टी का तुमको 2 वैल्यू मिलेगा, मतलब x प्लस 1 बाय एक्स का 2 वैल्यू मिलेगा। अब तुम खुद सोच के बताओ 2 रूट पॉजिटिव कब आएंगे, जब t का वैल्यू 2 से बड़ा होगा, है ना। मान लो t का वैल्यू कुछ 4 हो गया, 4 तो यहाँ आता है, तो 4 पे तुम देखो 2 पॉजिटिव x मिल रहा है ना, यहाँ पे ये देखो 2 पॉजिटिव x मिल रहे हैं, है ना। x2 इसको बोल दो और इसको x1 बोल दो। तो जब भी तुम t का वैल्यू 2 से बड़ा अगर तुमको मिल गया t का वैल्यू, तो तुमको 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रूट्स मिलेंगे। अगर वो बोलता है कि 2 पॉजिटिव रूट चाहिए और 2 नेगेटिव रूट चाहिए, तो फिर t का क्या वैल्यू होना चाहिए था, एक t का वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए था और एक t का वैल्यू -2 से छोटा होना पड़ता, है ना। तब जाके आपके पास 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव आते। अब उसने क्या बोल रखा है, उसने तो बोल रखा है 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रूट्स। तो मैं जब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो मुझे t का जो वैल्यू है ना, t का कम से कम एक रूट जो है, t का एक रूट, मतलब t का जो ये क्वाड्रेटिक है t में, इसका रूट आएगा, ठीक है, t1 t2, है ना। तो अगर मुझे 2 पॉजिटिव रूट्स चाहिए तो मुझे t1 या t2 जो भी है, जो भी पॉजिटिव रूट आया उसका वैल्यू 2 से बड़ा होना पड़ेगा, तभी तो मेरे पास 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रूट्स आएंगे। तो अब सॉल्व हो जा, अब इसमें कर दो सॉल्व, ठीक है। अगर मैं इसको g ऑफ t बोलूँ, t² प्लस kt -1, तो मुझे इसका एक रूट 2 से बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका एक रूट 2 से बड़ा होगा मतलब t 2 से बड़ा होगा, t 2 से बड़ा होगा तो x प्लस 1 बाय एक्स 2 से बड़ा होगा, x प्लस 1 बाय एक्स 2 से बड़ा होगा, तो मेरे पास 2 पॉजिटिव रूट्स आएंगे, ठीक है। तो अब इसको कंडीशन लगाओ इसमें लोकेशन ऑफ रूट का, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक का अब केसेस बनेंगे कि कैसा कैसा ग्राफ बन सकता है। एक तो ग्राफ इसका ऐसा बन सकता है कि 2 यहाँ हो जाए, -2 यहाँ हो जाए, है ना। तो इससे क्या होगा, एक रूट 2 से बड़ा मिला ना, एक t की वैल्यू 2 से बड़ी मिल गई आपको, और एक वैल्यू अगर 2 से आपको बड़ा मिल गया तो, या -2 क्यों लिख रहा हूँ, -2 का ज़रूरत नहीं है। अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रूट्स चाहिए तो कम से कम एक रूट 2 से बड़ा होना चाहिए, है ना। हाँ, तो 2 से अगर एक वैल्यू बड़ा चाहिए तो इसमें कंडीशन लगा दो कि f ऑफ 2
लेस देन 0। ठीक है, मैंने क्या किया, t में क्वाड्रेटिक बनाई, फिर ये आया। अब रूट पॉजिटिव कब मिलेंगे, जब t का वैल्यू 2 से बड़ा हो। तो 2 से बड़ा कब होगा, इस केस में होगा। तो f(2) लेस देन 0 कर दो, है ना। तो इसमें करो, ये 3 + 2 के लेस देन 0 आ जाएगा। तो k आपके पास लेस देन -3/2 आ जाएगा। ठीक है, इतना ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा k बिलोंग टू -∞ से -3/2। ठीक है, नोट करो, फिर इसको ग्राफ से करते हैं। हाँ, तो इसको अब ग्राफ से करते हैं। g ऑफ t मैंने बताया था, वेयर t इज इक्वल टू x + 1/x, है ना, और t बिलोंग करता है -∞ से -2 यूनियन 2 से ∞। ठीक है, तो अगर मुझे रूट्स फाइंड करने हैं, तो रूट फाइंड करने के लिए 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा kt इज इक्वल टू 1 - t²। ठीक है, अब फिर वही चीज़ RHS LHS का ग्राफ बनाओ। ठीक है, तो ये आपका RHS का ग्राफ अभी मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ये -1 हो गया, ये 1 हो गया, है ना। और k ये RHS का हो गया, y इज इक्वल टू 1 - t² का ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे कहीं 2 रहा होगा, 2 पे वैल्यू कितना आएगा, -3 आएगा। तो ये पॉइंट क्या है, पर्टिकुलर 2, -3। ठीक है, मैं एक लाइन खींच रहा हूँ ऐसा, इनको ज्वाइन करता हुआ। ठीक है, जब मैंने ये लाइन खींची और मैंने बताया था कि t का वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि x + 1/x का ग्राफ ऐसा होता है ना, ये 1 होता है, यहाँ पे 2 आता है। तो अगर पॉजिटिव रूट चाहिए तो t का वैल्यू 2 से बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि t का वैल्यू 2 से बड़ा होगा। मान लो 4 हो गया, तो 4 कहीं यहाँ होगा, तो आपके पास 2 डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, फिर वो भी पॉजिटिव रूट आएंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव रूट उसने पूछा है। ठीक है, तो मैंने जैसे ही ये लाइन खींची, ये kt का लाइन है। ठीक है, k कोई पैरामीटर है, kt का लाइन मैंने ये खींचा तो ये आया। अच्छा, तुम देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट लाइन के लिए क्या क्या रूट आ रहे हैं। एक रूट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना, t इज इक्वल टू 2 आ रहा है, x + 1/x आपके पास 2 आ रहा है। तो यहाँ से x का वैल्यू 1, 1 आ रहा है, मतलब रिपीटेड रूट आ रहे हैं। डिस्टिंक्ट पॉजिटिव तो आ रहे हैं, लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं आ रहे। अब अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज टिल्ट करूँगा तो लाइन कुछ ऐसा बन जाएगा। क्या रूट जो है, क्या t का वैल्यू 2 से बड़ा आया किसी भी केस में? नहीं आया। अच्छा, नहीं आया, मतलब अगर तुम इस लाइन को, ये जो लाइन है लिमिटिंग केस वाली लाइन है, इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज टिल्ट करोगे तो कुछ नहीं होगा, मतलब रूट नहीं आएगा। लेकिन इसको जैसे ही तुम क्लॉकवाइज टिल्ट कर दोगे ना, देखो t का वैल्यू तुमको 2 से बड़ा मिल गया, और t का वैल्यू जैसे ही 2 से बड़ा मिला, 2 से बड़ा कुछ भी मिला, आपके पास 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रूट्स आ जाएंगे। तो आपको ये प्रोसेस कब तक करना है, जब तक पूरा लाइन परपेंडिकुलर ना हो जाए, है ना। क्योंकि परपेंडिकुलर जैसे ही लाइन हो जाएगा, उसके बाद जरा सा ही तुम अगर खिसका दिए लाइन और टिल्ट कर दिया, तो अगेन तुमको रूट्स मिलने चालू होंगे, लेकिन वो 2 से कम होंगे, है ना। तो जो लिमिटिंग केस वाला लाइन है, उसका स्लोप क्या है? उसका स्लोप है -3/2 है ना। तो k का वैल्यू तुम चालू करोगे -3/2 से, है ना।
और जैसे जैसे तुम क्लॉकवाइज सेंस में इसको रोटेट करोगे स्लोप और कम होता जाएगा, है ना। तो स्लोप कम हो रहा है, ठीक है। कहाँ कब तक कर सकते हो ये, जब तक पूरा परपेंडिकुलर ना हो जाए लाइन। तो के को तुम -∞ से -3/2 तक ले सकते हो, है ना। तो यही आपका आंसर था। तो ग्राफ से तुम इसको ऐसे देख सकते हो। लास्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, ठीक है। चैप्टर का ही आखिरी सवाल है। इफ़ ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x⁴ + 4x³ + ax² + 4x + 1 = 0 आर रियल, फाइंड a। ठीक है, तो अब देखो ये भी सिमेट्रिक इक्वेशन है, ठीक है। f(x) इसको डिवाइड कर दो x² से, तो आपके पास आ जाएगा x² + 1/x²। मैंने फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को क्लब कर लिया, 4 कॉमन लेके इनको क्लब कर लिया, प्लस a, ये आपके पास आ गया। अब इसको लिख लो x + 1/x² + 4 × x + 1/x, और जो यहाँ पे 2 क्रिएट हुआ था उसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ से 2 घटा दिया, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन रियल है। अच्छा, उससे पहले x + 1/x को t पुट करके मैं इसको t में क्वाड्रेटिक बना लेता हूँ, ठीक है। इतना t में क्वाड्रेटिक बन गया। अब इसके रूट चाहिए और रूट रियल होने चाहिए। अच्छा, t बेसिकली क्या है, t x + 1/x है, और अभी मैंने इसका ग्राफ तुम्हें बताया था। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये पॉइंट -1 होता है, ये पॉइंट -2 होता है, ये पॉइंट 1 होता है, ये पॉइंट 2 होता है। अब देखो इसके 2 रूट आएंगे, t1 और t2, ठीक है। उसने क्या बोला है, ऑल सॉल्यूशंस मस्ट बी रियल, है ना, सारे सॉल्यूशन रियल होने चाहिए। अच्छा, मान लो t1 का वैल्यू 2 आ गया और t2 का वैल्यू 2 छोड़ो 3 आ गया और t2 का वैल्यू 4 आ गया, तो क्या चारों रूट रियल आएंगे? चेक करके देखते हैं। 3 कहीं यहाँ है, ये 3 है और ये 4 है ना। तो देखो एक रूट ये मिला यहाँ पे, एक रूट ये मिला यहाँ पे, ठीक है, x1 x2, एक रूट यहाँ मिला x3, एक रूट यहाँ मिला, वो भी पॉजिटिव ही मिलेगा। तो चारों रूट तुमको पॉजिटिव मिले, पॉजिटिव मतलब रियल मिले, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि t1 का वैल्यू -3 मिला और t2 का वैल्यू 4 मिला। अब चेक करते हैं, -3 तो कहीं यहाँ होगा, -3, एक रूट ये मिला नेगेटिव, एक रूट ये मिला नेगेटिव, लेकिन रियल तो मिला। तो t1 करस्पॉन्डिंग, t1 = -3 के करस्पॉन्डिंग 2 रियल रूट मिल रहे हैं जो कि नेगेटिव है लेकिन रियल है ना, और t2 = 4 के लिए भी 2 रियल x मिलेंगे, मतलब रियल रूट मिलेंगे। तो ये केस भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अब मैंने बोला t1 का वैल्यू 0 है और t2 का वैल्यू 1 है, तो 0 तो ये हो गया, ये तो कर्व को कट ही नहीं किया कहीं, तो कोई रूट नहीं आएगा, मतलब इमेजिनरी रूट आएंगे। t2 = 1, ये कहीं यहाँ है, ये भी कर्व को कट नहीं किया, तो इसके करस्पॉन्डिंग भी एक भी रियल रूट नहीं आएगा, इमेजिनरी आएगा। तो क्या मैं ग्राफ को देख के ये बता सकता हूँ, मतलब इतना एनालिसिस करने के बाद ये कह सकता हूँ ना कि जो t1 और t2 जो भी है ये इसी सेट में होने चाहिए, है ना। t1 जो है वो इस सेट में बिलोंग कर सकता है, t2 भी इन्हीं सेट में बिलोंग कर सकता है, तभी 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट आएंगे, है ना। तो इसमें अब कंडीशन लगाओ कि अब तुम्हें पता करना पड़ेगा कि कितने इसके ग्राफ बन सकते हैं, ठीक है। एक ग्राफ ऐसा बन सकता है कि दोनों रूट -2 से छोटे हो जाएं, मतलब t का जो वैल्यू है t1 t2
उन दोनों का वैल्यू -2 से छोटा आ जाए, क्योंकि दोनों का वैल्यू अगर -2 से छोटा हो गया, -2 का यहाँ पे, दोनों का वैल्यू अगर -2 से छोटा हो गया, मान लो ये T1 है, T1, तो तुमको 2 नेगेटिव रूट मिलेंगे। एक और मान लो ये T2 जो -2 से छोटा है, तो तुमको फिर नेगेटिव रूट मिलेंगे। तो तुमको 4 रियल रूट मिले ना इस केस में, तो ये केस सही है, वैलिड केस है, ठीक है। तो इस पे कंडीशन अब लगाओ कि दोनों रूट -2 से छोटे होने चाहिए। अब इसमें d<0 सब करने से अच्छा थोड़ा ऑब्जर्व करो, सम ऑफ रूट्स क्या है, मतलब T1 + T2 अगर आना होगा तो कितना आएगा, -4 आएगा। अब तुम खुद बताओ, दोनों रूट अगर -2 से ही छोटे हो गए तो क्या T1 + T2 का भी -4 आएगा? नहीं आएगा, तो ये केस रिजेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली ऐसा ग्राफ भी बन सकता है, 2 इधर आ जाए और दोनों रूट ऐसे आ जाए, तब भी रियल रूट्स मिलेंगे, वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो T1 + T2 -4 होना चाहिए, लेकिन अगर T1 T2 का वैल्यू ही पॉजिटिव आ गया तो फिर -4 कहीं से आएगा, नहीं आएगा, तो ये भी रिजेक्ट, ठीक है। एक और अब केस बनता है ऐसा वाला, -2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, ऐसा, ये ग्राफ वैलिड है, तो ये ग्राफ वैलिड है। अब इसमें कंडीशन लगाओ, इसका क्या कंडीशन है, f ऑफ -2 मस्ट बी नेगेटिव और f ऑफ 2 इज़ नेगेटिव, ठीक है। तो -2 इसमें पुट करो, तो -2 पुट करोगे तो कितना आएगा, 4 -8 -4 -6, ठीक है। तो a 6 से बड़ा होना चाहिए, a 6 से छोटा होना चाहिए, और जब 2 रखोगे तो कितना आएगा, 4 8 12 -10, a -10 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब इसका क्या ले लो, इंटरसेक्शन ले लो, तो इंटरसेक्शन लोगे तो a आपके पास कितना आएगा, -∞ से -10 आएगा, है ना। लेकिन तुम ये भी तो देखो, अगर ये तो केस ले लिया, अगर ऐसा ग्राफ बन गया तो ऐसा, 2 यहाँ पे -2 यहाँ पे, ये ग्राफ भी तो वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि देखो T1 का वैल्यू अगर 2 आ गया ना, तो तुम देखो 2 यहाँ पे होता है तो ये टच करके जाएगा, T1 टच करके जाएगा तो उसको रिपीटेड रूट्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो रियल रूट ही आएगा, लेकिन रिपीट होके आएगा। तो ये ग्राफ भी पॉसिबल है, और साथ के साथ ये ग्राफ भी पॉसिबल है, -2 यहाँ हो गया और 2 यहाँ हो गया, ठीक है। तो अब चेक करना पड़ेगा आपको पॉइंट्स पे, ठीक है। तो पहले इसको चेक करते हैं कि अगर 2 रूट हुआ तो क्या होगा। अगर 2 रूट हुआ, मतलब t = 2 इसका रूट हुआ, तो a का क्या वैल्यू आएगा, 4 8 12 -10 आएगा, है ना। तो उस केस में फंक्शन क्या बनेगा, t² + 4t + 8, है ना। एक सेकेंड, 2 अगर रूट हुआ तो 4 10 10 8, ठीक है। तो इस केस में आपके पास रूट क्या क्या आ जाएगा, एक तो, एक सेकंड कुछ गलत लिख रहा हूँ क्या मैं, -10 आएगा, सॉरी, a का वैल्यू -10 आएगा इस केस में, ठीक है। -10 आएगा तो ये -12 हो जाएगा, तो आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा, t + 6 × t - 2, ठीक है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, 2 यहाँ पे और ये -6 और ये -2। अब ये ग्राफ तो वैलिड है, तो 10 आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, -10 सॉरी एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका चेक करो, क्या -2 रूट हुआ तो क्या होगा, -2 अगर रूट हो गया इसका तो वैल्यू क्या आएगा, 4 -8 6,
ए 6 आ जाएगा आपके पास, 6 हो जाएगा तो फंक्शन ये बनेगा 4t + 4। तो इस केस में t + 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो t का आपको a की वैल्यू मिलेगा 2। अब t का 2 वैल्यू मिला, इसका मतलब जो चारों रूट है ना वो रिपीटेड रूट होंगे। इस केस में ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ऐसा 2 -2 का यहाँ पे। तो चारों रूट इस केस में रिपीटेड होंगे, तो आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा 6 को, है ना। a = 6 भी एक्सेप्टेबल है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो, फिर इसको ग्राफ से करते हैं। इसको ग्राफ से करते हैं, तो जो पैरामीटर्स है उनको एक तरफ कर लो, 4t - 2 = -a। इसका आप ग्राफ प्लॉट करो, तो इसका रूट तुम देखोगे तो अच्छे रूट नहीं है ना इसके। तो एक काम करो, 2 - a जो है ना, अब इस पे ऑपरेट करते हैं हम। ठीक है, इसका RHS का तो अब ग्राफ तुम आराम से, LHS का ग्राफ तो आराम से बना सकते हो, है ना। t एक √0 एक √-4, ठीक है। तो ग्राफ आपका ऐसा बन गया, है ना, ये 0। ठीक है, अब अगेन मैंने तुम्हें बताया था कि फॉर रूट्स टू बी रियल जो t का वैल्यू होना चाहिए ना, वो 2 से इन्फिनिटी होना चाहिए, यूनियन -∞ से -2 होना चाहिए, है ना। अब देखो 2 कहीं यहाँ पे है, ठीक है। 2 पे वैल्यू कितना आ रहा है, 12 आ रहा है ना, देखो 12 आ गया। -2 पे वैल्यू देखो कितना है इसका, -2। अब तुम देखो -4 और 0 का मिड पॉइंट होता है -2, तो इसका वर्टेक्स ही -2 आ गया, है ना। -2 पे इसका वैल्यू कितना आ रहा है, चेक करो। -2 पे कितना वैल्यू आ रहा है, -8 -4 आ रहा है ना। अब तुम देखो, जब अब तुम इसका ग्राफ बनाओ 2 - a का, y = 2 - a, ये तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्राफ है, ठीक है। तो अगर तुमको चारों के चारों रूट, मतलब सारे रूट अगर रियल चाहिए, रियल रूट कब आएगा, तो मैं कह रहा था कि रियल रूट कब आएगा। तुम देखो y हॉरिजॉन्टल लाइन तुम बनाते जाओ, जैसे एग्जांपल से ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बनाया, क्या इस पे रियल रूट आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि देखो एक रूट तुम्हारा 2 से कम आ गया, दूसरा रूट भले तुम्हारा -2 से छोटा है, लेकिन एक रूट तो आ गया ना 2 से कम, तो रियल रूट नहीं आएगा। क्या इस पे रियल रूट आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि अगेन 2 से तो कम हो गया ना। एक रूट भले तुम्हारा आ रहा है -2 से कम, t का जो वैल्यू है वो इसमें होना चाहिए ना, और सारे ही तुमको रियल रूट चाहिए, है ना। तो जो दोनों रूट हैं, t की जो दोनों वैल्यू है, वो जो दोनों वैल्यू है वो इस सेट में होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही तुम 12 के ऊपर चले जाओगे, जैसे ही 12 के ऊपर चले गए, तो तुमको एक रूट 2 से बड़ा मिला, एक रूट -2 से छोटा मिला। इसमें देखो t1 तुमको मिला 2 से बड़ा, मान लो ये 3 है, 3 मिला, तो x + 1/x तुमको 3 मिला, तो इसके करस्पॉन्डिंग 2 रियल रूट्स आएंगे। और अब तुमको कुछ मिला यहाँ पे -4, मतलब -2 के भी बाहर कुछ मिला, तो x + 1/x कुछ भी मिला, मान लो -10 मान लेता हूँ मैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग भी 2 रियल रूट्स आ जाएंगे। तो तुम्हारे चारों रियल रूट हो गए ना इसमें। तो यही मैं कह रहा हूँ कि चार रूट तभी मिलेंगे जब तुम इस 12 को क्रॉस करोगे, है ना। 12 पे भी चारों रियल रूट मिलेंगे। देखो यहाँ पे तुमको वैल्यू t का जो वैल्यू है वो t1 का वैल्यू 2 मिलेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग x + 1/x, इसके करस्पॉन्डिंग तुमको 2 रूट मिलेंगे 1 1, रिपीटेड रूट्स हैं लेकिन रियल तो है ना। और एक रूट मिलेगा वो नेगेटिव में, तो
इस केस में भी जैसे ही तुम 12 को क्रॉस करवाओगे ना, तुमको रियल रूट मिलना चालू हो जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है जब जब 2 माइनस ए जो है वो 12 से बड़ा होगा, तुमको रियल रूट्स मिलेंगे। तो इससे आ जाएगा ये, है ना। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 10, ठीक है। लेकिन तुम देखो जब तुम ये लाइन खींच रहे हो, ये लाइन ऐसा छूता हुआ जब जा रहा है, यहाँ पे भी तो रूट मिलेगा ना। यहाँ पे देखो -2 आ गया, तो T1 और T2 का वैल्यू, दोनों का वैल्यू -2 आया, रिपीटेड रूट। तो जब T1 T2 दोनों का वैल्यू -2 आया तो x + 1/x का वैल्यू -2 आया। तो इस केस में x कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इसमें चारों रूट रिपीटेड होंगे। मेरे कहने का मतलब है कि चारों रूट रिपीटेड कब मिलेंगे, जब 2 - a किसके बराबर होगा, -4 के। तो a इस केस में 6 आ रहा है, तो 6 भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर में यहाँ पे 6 इंक्लूड कर दीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और हमने ऊपर जैसे सॉल्व किया था अलजेब्रा से, तब भी यही आया था, अभी भी यही आया, ठीक है। तो यह आपका आंसर है, ठीक है। यहाँ लिख लो a बिलोंग टू ये -इन्फिनिटी से 10 और 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हो गया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सबसे पहले तो जो नोट्स में जो जो पढ़ाया है उसको रिव्यू करना, ठीक है। उसके बाद कोई भी कोचिंग मटेरियल कर लेना, ठीक है। सबके शहर में एक टॉप का कोचिंग होता है, तो उसका मटेरियल सॉल्व कर लेना। उसके बाद अगर सबसे पहला प्रायोरिटी तो नोट्स है, ठीक है, पहले वो पढ़ना, उसके बाद कोचिंग मटेरियल पे जाना। कोचिंग मटेरियल अगर पूरा ख़त्म कर लो फिर बुक पे जाना, ये नहीं कि पहले ही बुक करने लग गए, ठीक है। पहले कोचिंग मटेरियल करना, उसके बाद बुक, ठीक है। कोचिंग का मटेरियल पूरा कर लोगे तो बुक भी बहुत सारी है ना। कोचिंग मटेरियल भी अगर करना हो तो मेरा पर्सनल फेवरेट तो बंसल क्लासेस का मैथ्स का मॉड्यूल आता था, ठीक है। स्पॉन्सर्ड नहीं है ये वीडियो, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि मुझे ये अच्छा लगता था बंसल क्लासेस का मॉड्यूल। तो ये कर सकते हो। जब मॉड्यूल कर लो फिर किताब पे जाना। किताब में भी एक विकास गुप्ता का किताब आता है, ठीक है, ब्लैक कलर का किताब आता है, वो अलजेब्रा का बुक है, ठीक है। अलजेब्रा के लिए स्पेसिफिक एक बुक है, उसका ब्लैक कवर रहता है, ठीक है। तो वो तुम कर सकते हो, वो बहुत एडवांस किताब है, ठीक है। तो वो तभी करना, किताब तभी करना जब कोचिंग का मटेरियल कर लो और नोट्स कर लो, ठीक है। तो चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। बाय।